आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी 12 क्लास का हिंदी पूरक बितान 2 आधार का चैप्टर 3 अतीत में दबे पाँव, जिसके लेखक है ओम थानवी। इसका प्रश्न उत्तर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अतीत के दबे पाँव। कहानी के शीर्षक से ही हमें प्रतीत होता है कि अतीत में जो हुआ है और उसमें दबे हैं जो घटनाएं, उसके बारे में इसमें आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर पे, अतीत के दबे पाँव। तो इसका प्रश्न उत्तर जानते हैं। अतीत के दबे पाँव का प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। कैसे? उत्तर, जॉन मार्शल के मुनअनवे दड़ों पर 3 खंडों में लिखी गई एक विषाद प्रबंध के अध्ययन से हमें पता चलता है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। उदाहरण के लिए अजाब घर में सिंधु घाटी कालीन लगभग 50,000 पंजीकृत पुस्तकें हैं। वे सभी सिंधु घाटी में समृद्धि को प्रमाणित करती है, जैसे तांबे, कांसे के बर्तन, मुहावरे, वाद्य यंत्र, विशाल मृद भाड़, मिट्टी के बर्तन, उन पर तने काले बुरे चित्र, चौपट की गोटियाँ, दिए, माप तोल के पत्थर, आईना, मिट्टी के बैलगाड़ी और अन्य खिलौने आदि उसकी समृद्धि को दर्शाती है। जिसे अजाब घर में सिंधु घाटी की सभ्यता की समृद्धि को दर्शाने वाले अनेक बहुमूल्य वस्तुएं अब चोरी हो चुकी है। इन सभी वस्तुएं को देखने में से ज्ञात होती है कि उसमें औजार तो है पर किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं है। किसी भी प्रकार के हथियार के न मिलने पर सिद्धत होती है कि जहाँ के लोग शांति प्रिय और अहिंसक थे, साथ ही उनकी अपनी प्रभुत्व या दिखावा करने का कोई भावना न थी। यह आवश्यक है कि राजतंत्र अथवा अन्य प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए हथियारों का होना आवश्यक है। सिंधुकालीन सभ्यता के अवशेषों से ज्ञात होता है कि यहाँ अनुशासन जरूरी था, जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मुहर ठप्पो, पानी या सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्था में एक रूपकता को कायम रखे हुए था। परंतु जहाँ राजतंत्र अथवा प्रभुत्व जमाने की भावना व्यक्त करने वाले प्रमाणों का अभाव था। दूसरा, सिंधु सभ्यता की खूबी उनकी सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध था, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया था? तो इसका आंसर इस प्रकार से आप लिखिएगा। सिंधु घाटी की खुदाई के दौरान मिली नगर योजना के अंतर्गत स्तूपी वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो का एक खास हिस्सा है। इस हिस्से में पुरातत्ववेत्ताओं की गढ़ कहा है। इस गढ़ अथवा चबूतरे पर खड़े होकर नीचे की ओर देखें तो हमें खंडरों के रूप में सेक्टर मार्ग कॉलोनियों से बेहतर नियोजन मिलता है। यह नगर नियोजन आज के ग्रेट शैली से हटकर सरस और रुचिकर जीवन पद्धति या शैली को उजागर करती है। इस सभ्यता में सामूहिक स्नान के प्रमाण सिद्ध करते हैं कि वह किसी विशेष अनुष्ठान का अंग था। अब भला यह सामूहिक स्नान राजकोषित हो अथवा धर्मोपोषित, परंतु एक सभ्य एवं स्वतंत्र समाज पोषित को स्पष्ट करता है,
जो संस्कारिक समाज का उदाहरण है। इसीलिए लेखक ने सिंधु सभ्यता की सुंदरता को राजपोषित या धर्मपोषित न मानकर समाजपोषित कहा है। तीसरा प्रश्न है, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। यानी किस आधार पर कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता जो ताकत से शासित की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। तो इसका उत्तर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। लेखक ने इस विषय में अनेक ऐसी प्रमाण और साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो इस तत्व को स्वयं ही सत्य सिद्ध करती है। उदाहरण के लिए सिंधु सभ्यता की विशाल नगर योजना आज के अति विकसित शहर योजना से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी, जो नगरीय जीवन को नीरस और उबाऊ नहीं बनाती थी। इस नगर योजना में कहीं भी अजड़ता के दर्शन नहीं होते हैं। भवन निर्माण भी एक विशेष अव्यवस्थानुरूप होने के कारण निश्चित करती है कि वह कड़ा अनुशासित जीवन जिया जाता है। सभी छोटे बड़े घर एक निश्चित क्रम में पंक्तिबद्ध होते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि नियोजित शहर में इसका कोई न कोई विशेष नियम होता था जो सभी को मान्य था। दूसरी विशेष बात है कि यह खुदाई में मिले सभी अवशेष कुआं को छोड़कर चौकोर या आयताकार थे। उदाहरण के लिए नगर योजना बस्तियों, घर, कुंड, भवन, मुहावरे, चौपड़ का खेल, गोटियां, तोल की बाट आदि सभी अर्थात नागरिक का अनुशासित जीवन किसी निश्चित व्यवस्था की ओर संकेत करती थी, किसी ताकत की अपेक्षा सूझबूझ पर आधारित थी। प्रश्न 4 में है, यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियों आपको कहीं नहीं ले जाती है। वे आकाश की तरह अधूरी रह जाती है, लेकिन उन अंधेरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। यहाँ से आप इतिहास की नहीं, उसके पास झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का क्या आश्रय है? मोहनजोदड़ो सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता अधिक समृद्ध और उन्नत सभ्यता थी। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से पाठकों को बताना चाहते हैं कि भले ही वहाँ स्थित बस्तियों में खंडहर में बदलने भवनों की सीढ़ियाँ अधूरी है, परंतु उसमें सदत होती है कि इन बस्तियों में शिक्षित, सभ्य एवं सुसंस्कृत लोग रहते हैं। शहर की आबादी काफ़ी रही होगी। भवन निर्माण से लागत है कि ऊपर और निचली मंजिलों पर अलग अलग परिवार रहते होंगे। यह सभी चिन्ह इतिहास पर यह दृष्टिपात करती है कि साथ ही आज के सेक्टर मार्ग कॉलोनियों में अव्यवस्थित की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए संकेत देती है कि वास्तु योजना जैसी हो उसमें आदर्श नगर ग्राम योजना की जा सके। इस प्रकार वे अधूरी सीढ़ियाँ भविष्य में नगर योजना के संदर्भ में दिग्दर्शन का काम करती है। 5वां प्रश्न है, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों की अनछुए समय का भी दस्तावेज होते हैं। विचार कीजिए। उत्तर है, टूटे फूटे खंडहर तत्कालीन सभ्यता और संस्कृति के पुख्ता प्रमाण होते हैं। यह जीर्ण शीर्ण अवशेष सिद्ध करती है कि खंडहरों में कभी जीवन था। वे खंडहर कभी जीवित थे, जहाँ कभी जीवन पनपनता रहा होगा। वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ताओं प्राप्त आधारों प्रमाणों की सहायता से तत्कालीन सभ्यता संस्कृति के विषय में पूर्ण जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो
के अवशेष खंडहरों का अध्ययन से पता चलता है कि कभी यहाँ भी मानवीय जीवन होता था। वह इन खंडहरों के रूप में मिली इमारतें और उसमें मिलने वाले बर्तन, मुहारे, खिलौने आदि प्रमाणित करते हैं कि यहाँ कभी जीवन व्याप्त था। वैज्ञानिक इन सभी प्रमाणों के आधार पर इतिहास के अनछुए समय को ज्ञात का अनुभव करते हैं। टूटे फूटे खंडहरों से छठा प्रश्न है, इस पाठ से एक ऐसा स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोग ने देखा होगा, परंतु इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है। किसी ऐसे इतिहास स्थल जिसको आपने नज़दीक से देखा हो का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, इसमें आप अपने आसपास के इतिहास स्थल को जो अपने आप देखे हैं उसका भी वर्णन कर सकते हैं। इसमें कोई भी दबाव नहीं है कि किताब से ही संबंधित आंसर आप लिखें। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ग्रीष्म अवकाश में यद्यपि बहुत गर्मी पड़ती है तो भी राजे महाराजे में के प्रदेश राजस्थान की राजधानी रायपुर घूमने का मोह में त्याग न पाया। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि वहाँ का पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुँच चुका है, परंतु इतना होने पर भी मेरा उत्सव कम न हुआ। मैं एक नई और भव्य नगर के ऐतिहासिक स्थल को अपने आँखों से देखना चाहता था। गर्म हवा के थपड़े के सहते हुए भी मन तरंगित था। जब मैं जयपुर के निकट आमेर किले के ऊपर पहाड़ी पर स्थित जयवान देखने किले में पहुंचा तो उस पुराने महल और वहां के वातावरण को देखकर मैं रोमांचित हो उठा। भले ही आप वहां आधुनिकता के दर्शन होते हैं, परंतु वहां स्थित वस्तुओं को देखकर मैं सैकड़ों वर्ष पीछे चला गया। भिन्न भिन्न प्रकार के सैन्य अस्त्र शस्त्र देखकर मैं अतीत में डूब गया कि किस प्रकार सैनिक घोड़ों पर चढ़कर तीर भाले चलाया करते थे। वहाँ भारत की सबसे बड़ी तोप जब कभी चलती होगी तो निश्चित ही हजारों मीटर स्थित दुश्मन की सेना उसकी आवाज़ से दहल जाता होगा। मुझे ज्ञात हुआ कि तोप में बारूद भरकर तोप चलाने वाला तोप चलाने से पूर्व ही भागकर वहाँ बने एक तालाब में कूद जाता था ताकि वह तोप चलने की आवाज़ न सुन सके। इस प्रकार मैं यहाँ घूमते घूमते राजे महाराजे के जीवन काल में जा पहुँचा था। सातवां प्रश्न है, नदी, कुआं, स्नानघर और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर, सिंधु घाटी की सभ्यता मोहनजोदड़ो से प्राप्त नदी, कुआं, स्नानघर और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखकर लेखक द्वारा सिंधु घाटी की सभ्यता का जल संस्कृति कहना गलत नहीं है। वास्तव में सिंधु घाटी कालीन सभ्यता संस्कृति में जल के प्रयोग की व्यवस्था अद्भुत है। उस काल में नगर की जल निकासी व्यवस्था आधुनिक नगरों की जल निकासी से भी बेहतर जान पड़ती है। ढली हुई नालियाँ मुख्य सड़क के दोनों तरफ समांतर दिखाई देती है। बस्ती के भीतर भी इनका यहाँ रूप है। हर घर में एक स्नानघर है। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियाँ बाहर होदी तक आती है और फिर नालियों के जल से जुड़ जाती है। कहीं कहीं वे खुली है पर ज़्यादातर बंद है, जो कि स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो की वादियों का सरोकार का बेहद उदाहरण है। जो चीज़ दूर से ध्यान खींचती है वहाँ का कुआं का प्रबंध। यहाँ मिले कुएं पक्के हुए हैं, एक ही आकार के ईंटों से बने हैं। इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार में प्रथम ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुँचता है।
इस प्रकार इस तत्वों को ध्यान में रखते हुए सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कहा जाना सर्वदा उचित है। 8वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, सिर्फ अवशेष के आधार पर ही धारणा बनती है। इस लेख में मोहनजोदड़ो के बारे में जो धारणा व्यक्त की गई है, क्या आपके मन में इससे कोई भिन्न धारणा या भाव भी पैदा होता है? इन संभावना पर कक्षा में समूह चर्चा करें। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त इस संस्कृति के बारे में भले ही अभी तक कोई लिखित प्रमाण न मिला हो, लेकिन अवशेष के आधार पर लेखक द्वारा व्यर्थ धारणा व्यक्त अंगल प्रलय या तृप्तिहीन नहीं है। खुदाई के दौरान उत्कर्ष भाषा की लिपि का अभाव में भली प्रकार समझ नहीं जा सकता है, फिर भी अवशेष के आधार पर व्यक्त की गई धारणा से हमें असहमत नहीं है। निश्चित ही वह संस्कृति अब तक की प्राप्त प्राचीन समृद्धि संस्कृति का जो आज मानव सभ्यता के लिए दिग्विजय बना हुआ है। ये थे हमारा चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर, जो कि आपको ये 6 नंबर से संबंधित प्रश्न उत्तर है। अतीत में दबे पाँव, जिसके लेखक है ओम थानवी, और ये आपको हिंदी पूरक बितान NCERT 12 का प्रश्न है, जो कि आपको जेक बोर्ड में पूछ सकता है।